नमस्कार दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर इतिहास की हमारी क्लास नंबर 4 आज रहेगी। क्लास नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे अजमेर के चुआन। क्लास नंबर 1 के अंदर हमने सभ्यताएं देखी। क्लास नंबर 2 और 3 के अंदर हमने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश को देखा। आज हमारा जो रहेगा वो रहेगा अजमेर के चुआन। दोस्तों जो मैं यहां पे लेकर आ रहा हूं सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए बहुत ही क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा आपके लिए। इतने में से आपको बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक बार मेरा मित्रों से अनुरोध है कि शेयर कर दो, जो जो साथी लाइव जुड़े हैं वो जल्दी से शेयर कर दें, इस वीडियो को सभी मित्रों के पास पहुंच जाए। और जो साथी आज ही क्लास को ज्वाइन किए उनको बता दूं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट इतिहास के नाम से, वहां पर जाकर आप क्लास 1 से 3 तक अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अजमेर के चुआन, और हमारे जो सिलेबस के अंदर है सिर्फ और सिर्फ अजमेर के चुआन है, जालोर रणथंभौर के चुआन नहीं है। हमें शाकंभरी से प्रारंभ करना है और अजमेर तक ही चलना है। हाँ, नॉर्मल जानकारी आपको मैं दे दूंगा रणथंभौर और जालोर के बारे में भी, क्योंकि शायद अगर क्वेश्चन बाहर निकलता है तो वो वहां तक ही जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और ज्यादातर अगर आपका क्वेश्चन बनकर आएगा तो वो अजमेर के चुआनों से ही आने वाला है। तो आप सभी मित्रों से एक बार फिर अनुरोध मेरा, जल्दी से लाइक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शाकंभरी एवं अजमेर के चौहान आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने प्रतिहार वंश के अंदर देखा था, उत्पत्ति देखी थी, तो आज भी देखते हैं उत्पत्ति के संबंध में मत। दोस्तों देखिए दोस्तों, एक एक चीज आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आराम से आप लिख सकते हो। नहीं तो कुछ दिनों के बाद आपको ऐप के माध्यम से इन क्वेश्चनों जो आपका ये सिलेबस रहेगा इसको वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप जो है पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हो। चंद्रबरदाई, मुहूर्णोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण इत्यादि ने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंडीय सिद्धांत से मानते हैं। तो ये दो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंडीय सिद्धांत से कौन से मानते हैं? इनमें से चंद्रबरदाई, मुहूर्णोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, ये 3 है दोस्तों इतिहासवेदा। आगे देखिए, जयानक, नयनचंद्र सूरी, डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा इत्यादि चौहानों को सूर्यवंशी क्षेत्रीय मानते हैं। तो जयानक, नयनचंद्र सूरी, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ये क्या मानते हैं? चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। कर्नल टोड और स्मिथ ये चौहानों को क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। कर्नल टोड और स्मिथ है आपके, ये चौहानों को क्या मानते हैं मित्रों? विदेशी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को क्या माना है? ब्राह्मण माना है दोस्तों। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। चंद्रबरदाई वापस देख लेते हैं एक बार। चंद्रबरदाई, मुहूर्णोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंडीय सिद्धांत माना है। जयानक, नयनचंद्र सूरी, डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने जो चौहानों की उत्पत्ति है उसको सूर्यवंशीय क्षेत्रीय माना है। कर्नल टोड और स्मिथ ने चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को क्या माना है? ब्राह्मण माना है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। चौहानों का मूल स्थान जंगल देश में सांबर के आसपास सपाल दक्ष क्षेत्र को माना जाता है। हम बात करते हैं ना शाकंभरी, तो वो शाकंभरी सांबर के आसपास ही है ना दोस्तों। तो याद रखना, ये चीज ध्यान से पढ़ लो। चौहानों का मूल स्थान जंगल देश, प्राचीन नाम जंगल देश में सांबर के आसपास सपाल दक्ष का क्षेत्र माना जाता है। अब मित्रों यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है, वो देखिए। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिर छत्रपुर। अहिर छत्रपुर किसका प्रारंभ जो पुराना नाम है दोस्तों, प्राचीन नाम है, नागौर का नाम है। तो यह क्वेश्चन बना हुआ है कि जो चौहान है चाहे शाकंभरी अजमेर, इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी अहिर छत्रपुर थी। और आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये राजस्थान या पहला चौहान राज्य है, कौन सा? अहिर छत्रपुर दोस्तों, याद रखना। आगे चलिए दोस्तों। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सपाल दक्ष के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान नामक व्यक्ति था। तो मित्रों यहां से अगर सीधा क्वेश्चन बनता है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन है? वासुदेव चौहान है दोस्तों।
जिसने 551 ईस्वी के आसपास इस वंश का शासन प्रारंभ किया। तो याद रखना दोस्तों, संस्थापक कौन है चौहान वंश का? वासुदेव चौहान है। और इसने 551 ईस्वी के आसपास जो चौहान वंश है इसका शासन क्या किया था? प्रारंभ किया था दोस्तों। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी इसी ने करवाया। किसने? वासुदेव चौहान ने। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहां से? पहला क्वेश्चन तो बनता है कि चौहानों का जो चौहान है उनका संस्थापक कौन है चौहान वंश का? वासुदेव चौहान। इसने जो चौहान वंश की है, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव कब रखी? 551 ईस्वी में। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिर छत्रपुर नागौर। दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है, शेयर करो जल्दी से, सभी साथी शेयर कर दे इस वीडियो को। आगे चलते हैं दोस्तों। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया, बताया गया है दोस्तों। अब यहां पर जो मित्रों बहुत सारे शासक हुए थे, तो सभी शासक है उनके बारे में कोई मेन चीज नहीं बनती है। आज तक कोई सी भी भर्ती हो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो शासक आपके सामने में रखूंगा दोस्तों। और कोई सा भी सिलेबस उठाकर देख लेना, यही शासक आपको मिलने वाले। वासुदेव के बाद, वासुदेव संस्थापक, उसके बाद आए थे शासक बने थे नृप, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज प्रथम, गोपेंद्र राज, दुर्लभ राज, गुवंक, चंद्रराज द्वितीय, गुवक द्वितीय, चंद्रराज, वाकपति राज, विग्रहराज द्वितीय, गोविंद द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम इत्यादि शासक हुए। और इनके बाद होते हैं अजय राज। और अजय राज से ही हमारा मैटर शुरू होगा। ये तो अभी तक तो जो हमने पढ़ा है वो तो ये समझकर चलो कि एक हम जो उत्पत्ति कर रहे थे चौहानों की, अब है जो हमारा क्या होगा, शुरुआत होगी दोस्तों। देखिए यहां से अजय राज, यह है महान शासक है जिसने 1113 ईस्वी के लगभग अजमेरू यानी अजमेर का पुराना नाम है अजमेरू बसाकर उसे अपनी राज्य की राजधानी बनाया। तो हमें पढ़ना कौन सा है? अजमेर के चौहान ही है हमारे टॉपिक। तो अजमेर यहीं से शुरू हो रहा है, अजय राज से ही दोस्तों। तो पहली लाइन से क्वेश्चन, पहला, अजमेर किसने बसाया? अजय राज ने। कब? 1113 ईस्वी के अंदर। अजमेर को राजधानी किसने बनाया? अजय राज ने। उसने श्री अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के चलाए। तो अजयदेव के नाम से आएंगे तो आप पहचान जाओगे कि अजय राज ने ही चलाए हैं। इसने अजय प्रिय धम्स नामक सिक्के जारी किए और अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम अंकित करवाया। अब मित्रों यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है हटकर, कौन से शासक ने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर सिक्के जारी करवाए? किसने जारी करवाए थे? अजय राज ने। यह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आगे देखिए, अजमेरूगढ़, तारागढ़, गढ़बिटली दुर्ग का निर्माण करवाया। यह एक ही दुर्ग है दोस्तों, अजमेरूगढ़, तारागढ़, गढ़बिटली दुर्ग एक ही है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने। इस दुर्ग के बारे में बताया है। देखिए, जोधपुर शासक मालदेव की पत्नी उमादे रूठी रानी ने अपना जीवन व्यतीत किया। इस दुर्ग में मीरान शाह की दरगाह और घोड़े की मजार स्थित है दोस्तों। अब मित्रों यहां से आया है कि मालदेव की पत्नी उमादे ने अपना जीवन कौन से दुर्ग में व्यतीत किया था? अजमेरू या तारागढ़ दुर्ग में या गढ़बिटली दुर्ग में। दूसरी बात कि जो क्वेश्चन पहले आया हुआ है वो बता दूं, मीरान शाह की दरगाह कौन से दुर्ग के अंदर है? तो ये कौन से दुर्ग में है? आपके अजमेरू तारागढ़ के दुर्ग के अंदर दोस्तों। यह है अजय राज। अजय राज के बाद में हम चलते हैं अर्णोराज की ओर। अजय राज के बाद अर्णोराज ने 1133 ईस्वी के लगभग अजमेर का शासन संभाला। कब संभाला है? 1133 ईस्वी के लगभग अर्णोराज है जो अजमेर के शासक बन गए दोस्तों। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराकर अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। और यह ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग सभी भर्तियों में आता है।
आना सागर झील का निर्माण, क्या है कि ज्यादातर साथी आना सागर पढ़ के अर्णोराज ना करके अजय राज कर देते हैं। याद रखना, आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। झील के किनारे जहांगीर द्वारा दौलत बाग व सुभाष बाग का निर्माण करवाया गया। यह कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आना सागर झील के किनारे दौलत बाग व सुभाष बाग का निर्माण किसने करवाया? तो आना सागर झील का आपको पता है अर्णोराज ने करवाया है, तो आप क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में अर्णोराज कर देते हैं। जबकि दौलत बाग और सुभाष बाग का निर्माण किसने करवाया है? जहांगीर ने करवाया है दोस्तों। और जल निकासी के लिए शाहजहां द्वारा बारादरी का निर्माण करवाया गया। जो आना सागर झील है उसकी जल निकासी के लिए बारादरी का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। तो तीन चीजें, पहला आना सागर, दूसरा दौलत बाग सुभाष बाग और तीसरा बारादरी, और तीन शासकों ने, आना सागर झील अर्णोराज, दौलत बाग सुभाष बाग जहांगीर और बारादरी शाहजहां ने। यह चीज याद रखनी है। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके बारे में तो आपको पता है कि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज में। अब अजमेर में नहीं करवाया था, पुष्कर के अंदर में पुष्कर के अंदर करवाया था वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने। आगे देखिए, 1153 ईस्वी में अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की। अब यहां से ये जगदेव है ना, चौहान वंश का पहला पितृहंता शासक है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। पितृहंता पुत्र है ये, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। किसने? जगदेव ने। जगदेव का नाम याद रखना दोस्तों। अर्णोराज की हत्या किसने की? सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है दोस्तों। और कब की? 1153 में। तो 1133 से 1153 पर रहे शासन किया किसने? अर्णोराज ने, चौहान वंश में। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है बिसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली के तोमर वंशीय शासक को पराजित कर अपना सामंत बना लिया। ध्यान से देखें, दिल्ली का जो तोमर वंशीय शासक था उसको इसने पराजित किया और अपना सामंत बनाया। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? सीधा तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्वेश्चन तो घूमकर ही आएगा। तो चौहान वंश के किस शासक ने दिल्ली के शासक को अपना सामंत बनाया? सीधा क्वेश्चन आ गया, ना तो तोमर वंश दिया ना और कुछ दिया। तो यह चीज आपको याद रखनी है। अपने पिता अर्णोराज की पराजय का बदला लेने के लिए चालुक्य शासक कुम्हारपाल को पराजित किया। तो यह भी हो सकता है क्वेश्चन बनने का तरीका कि अर्णोराज की पराजय का बदला लेने के लिए किस शासक ने कुमारपाल को पराजित किया था? चालुक्यों से युद्ध करके चालुक्यों को पराजित किया था विग्रहराज चतुर्थ, बिसल देव ने दोस्तों। इन्हें कवि बांधव कहा जाता है। अब कवि बांधव क्यों कहते हैं? कवि बांधव किस राजा को या किस शासक को कहते हैं? बिसल देव, विग्रहराज चतुर्थ को, क्योंकि इन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया और स्वयं भी एक विद्वान था। विद्वानों को और कवियों को आश्रय देने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ है ना, ये खुद भी एक विद्वान था दोस्तों। देखिए, इनके बारे में भी आएगा आगे। इनके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की। ललित विग्रहराज ग्रंथ किसका है दोस्तों? सोमदेव का। क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट ये, ललित विग्रहराज ग्रंथ किसका है? सोमदेव का है। आगे देखिए, आगे चलिए दोस्तों, आगे हैं स्वयं ने, विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की। बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ खुद ने क्या किया है? हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी, जिसे सरस्वती मंदिर में लिखवाया। यह सरस्वती मंदिर कौन सा है ये भी देखिए। यह नाटक 12वीं शताब्दी के किराता अर्जुनियम के अनुसरण पर लिखा गया है। तो दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ है, उनकी खुद की रचना है हरिकेली नामक नाटक। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन्होंने संस्कृत पाठशाला या सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। यही है वो सरस्वती मंदिर जहां पर हरिकेली नामक नाटक लिखा। अब दोस्तों,
क्वेश्चन बन सकता है, आगे देख लो एक बार पहले, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहला क्वेश्चन, संस्कृत पाठशाला या सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया? विग्रहराज चतुर्थ ने, बिसल देव ने, हो गया ये तो। लेकिन हरिकेली नामक नाटक है वो कहां पर लिखवाया? अब दोस्तों वहां पर आपको सरस्वती मंदिर का ऑप्शन ना मिलकर 2.5 दिन के झोंपड़े का आ जाए तो आपको 2.5 दिन का झोंपड़ा वहां पर करना है दोस्तों। सरस्वती मंदिर या जो संस्कृत की पाठशाला थी उसको तुड़वाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तुड़वा कर क्या किया? वहां पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा दिया दोस्तों। आगे चलिए, इन्होंने बिसलपुर बांध झील का निर्माण करवाया। बिसल देव कहते हैं ना, तो बिसलपुर जो झील या बांध है हमारा, इसका शुरुआत निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने ही करवाया था। आगे देखिए दोस्तों, किलहॉर्न के अनुसार विग्रहराज ऐसा शासक था जो कालिदास तथा भवभूति से स्पर्धा करने को उत्सुक था। यह किसने कहा था? किलहॉर्न ने। सीधी पूछी जा सकती है ये कवि जो कथन है, ये कथन देखे कि ये कथन किसका है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में दोस्तों। आ गया समझ में? ये था हमारा विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों। अब विग्रहराज चतुर्थ के आगे चलते हैं तो आते हैं दोस्तों हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस टॉपिक का यही पाठ दोस्तों, 1177 से 1192 ईस्वी के मध्य दोस्तों। देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सोमेश्वर चौहान, माता का नाम था कर्पूर देवी। तो पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूर देवी। इनकी उपाधि या इनका उपनाम था राय फितोरा या दलपंगुल या राय फितोरा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूर देवी। इनकी उपाधि अगर उपनाम की बात की जाए तो राय फितोरा। ये क्वेश्चन आया हुआ है राय फितोरा से और दलपंगुल दोनों से क्वेश्चन आया है। चौहान वंश का राय फितोरा, चौहान वंश में किस शासक को राय फितोरा कहते हैं या दलपंगुल कहते हैं, दोनों याद रखने हैं। आगे देखिए मित्रों, प्रधानमंत्री कदमवास अथवा केम्बास की सहायता से प्रारंभिक विद्रोह को दबाया और अपनी स्थिति सुदृढ़ की। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने क्या है शासन संभाला था अजमेर का, तो उस समय चारों ओर से क्या है दोस्तों विद्रोह हो रहा था। तो इन्होंने जो प्रधानमंत्री था उस समय इनकी सेना में, इनके कदमवास, केम्बास भी कहते हैं, उसको सहायता से जो विद्रोह था उसको दबाकर अपनी स्थिति क्या कर ली? सुदृढ़ कर ली। आगे देखिए, 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित कर इसकी राजधानी महोवा पर अधिकार कर लिया। तो किस शासक ने, चौहान वंश के किस शासक ने महोवा पर अधिकार किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। कब किया था? 1182 ईस्वी में। अब परमर्दी देव है ना दोस्तों, इससे बन सकता है कि परमर्दी देव किस चौहान शासक के समकालीन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन ही था दोस्तों, तभी तो पराजित किया ना इसको। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इस युद्ध में गहड़वाल शासक जयचंद ने आला तथा उदल के साथ चंदेल नरेश की सहायता की है। देखिए एक बार वापस देखिए इस चीज को दोस्तों, यहां पे देखिए 1182 ईस्वी के अंदर चंदेल शासक परमर्दी देव को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित कर महोवा पर अधिकार किया। लेकिन जो गहड़वाल शासक था ना जयचंद्र, उसने आला व उदल के साथ, आला और उदल का इतिहास आता ना, तो आला और उदल के साथ चंदेल नरेश की सहायता की थी, पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की थी। कनौज शासक जयचंद्र की पुत्री, कनौज का शासक था ये गहड़वाल की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था दोस्तों। अब यहां पर तो हो गई ये बात, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से जो क्वेश्चन बनकर आता है वो आता है युद्धों से, और वो युद्ध है दोस्तों आपके तराइन के युद्ध। चलते हैं तराइन के युद्धों की ओर। तराइन के युद्ध दोस्तों देखिए, तराइन के दो युद्ध हुए, पहला 1191, दूसरा 1192। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य 1191 में हुआ कहां पर? तराइन हरियाणा के अंदर।
इसके अंदर क्या हुआ, गोरी है वो हार गया और पृथ्वीराज चौहान है तृतीय, वो क्या हुआ, जीत गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया, लेकिन वापस गोरी ने युद्ध किया। त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, लेकिन इसके अंदर आपका पृथ्वीराज तृतीय हार गया और गोरी जीत गया। तो एक में तो गोरी हारा, एक में गोरी जीता, एक में पृथ्वीराज चौहान तृतीय हारा, एक में जीता, ये याद रखना है। पहला युद्ध पृथ्वीराज ने जीता था, दूसरा युद्ध गोरी ने जीता था। पहला युद्ध 1191 में हुआ, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ दोस्तों। त्राइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध ने भारतीय भूमि में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। जैसे इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई, हार होते ही भारत की भूमि पर मुस्लिम है वो क्या हो गए, स्थापित हो गए थे दोस्तों। ये थे त्राइन के युद्ध। अब दोस्तों बात चलती है पृथ्वीराज की मृत्यु को लेकर। तो पृथ्वीराज की मृत्यु कहां पर हुई, कैसे हुई, उसके बारे में क्या इतिहास कहता है, उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में तथ्य मिनहाज सिराज के अनुसार तबकात-ए-नासरी, यह ग्रंथ है इनका मिनहाज सिराज का, इनके इस ग्रंथ के अनुसार युद्ध मैदान में ही पृथ्वीराज मारा गया। कौन से के अनुसार दोस्तों, जो मिनहाज सिराज है इनकी तबकात-ए-नासरी जो ग्रंथ है उसके अनुसार मैदान में मारा गया। दूसरा है हसन निजामी ताऊ उल मासिर, इसके अनुसार अजमेर के अंदर है वो कौन, पृथ्वीराज मारा गया। और तीसरा है चंद्रबरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसके अनुसार यह है दोस्तों गजनी के अंदर पृथ्वीराज मारा गया। और चंद्रबरदाई ने वहां पर क्या बोला था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, बेटा है सुल्तान मत चूके चौहान। पृथ्वीराज रासो में ऐसा कहा गया है कि जो हमारा पृथ्वीराज चौहान है वो आपका गजनी में उसको मारा गया था, यहां पर उसको युद्ध स्थान पर या अजमेर में नहीं मारा गया था। गोरी इसको अपने साथ ले गया और वहां पर कैदी बना दिया। और वहां पर चंद्रबरदाई की इस लाइन 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, बेटा है सुल्तान मत चूके चौहान, इसके द्वारा इसने वहां पर गोरी को मार दिया था, यह बात कही जाती है। आगे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि दोस्तों, जयानक भट्ट, विद्यापति गोड़, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, चंद्रबरदाई, ये इत्यादि क्या है दोस्तों, दरबारी कवि है। अब यहां से ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय और चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। अब नाम दोनों में पृथ्वीराज, एक में विजय एक में रासो, तो विजय तो जयानक ने की और रासो लिखा चंद्रबरदाई ने। ये दोनों याद रखने, इनसे सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों आपके। यहां से दोस्तों जैसे ही इतना हुआ तो अजमेर से जो चौहान वंश है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे चलते हैं हम, जो मैं बता रहा हूं अजमेर चौहान इतना ही है, लेकिन जो रणथंबोर और जालोर के उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए रणथंबोर के चौहान, त्राइन के द्वितीय युद्ध के उपरांत पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने कुछ समय बाद रणथंबोर में शासन स्थापित किया। पृथ्वीराज का पुत्र है गोविंदराज है दोस्तों, तो इसने रणथंबोर में शासन स्थापित किया। तो रणथंबोर का संस्थापक कौन हो गया, चौहान वंश का गोविंदराज। अजमेर छोड़ के ये कहां चला गया, रणथंबोर चला गया। रणथंबोर वंश का अंतिम प्रतापी शासक था हमीर देव। इसी समय दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण करके रणथंबोर को जीत लिया। तो दोस्तों रणथंबोर से यही है, रणथंबोर का संस्थापक आपके सामने मैंने रख दिया है, गोविंदराज है। वहां का अंतिम, रणथंबोर में चौहान वंश का अंतिम शासक कौन है आपके, हमीर देव है, क्योंकि हमीर देव के समय ही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और रणथंबोर को जीत लिया था। बात करते हैं हम जालोर के चौहानों की। तो जालोर का प्राचीन नाम क्या था, जाबलीपुर था दोस्तों। और जालोर में चौहान वंश के संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान। कौन है, कीर्तिपाल चौहान था दोस्तों। अब देखिए यहां से
1311-12 में अलाउद्दीन ने यहां पर आक्रमण किया। इस समय यहां का शासक कौन था? कानड़ देव। तो जो जालोर के अंदर हम शाखा पढ़ते हैं ना कानड़ देव के समय, वो ये दोस्तों कानड़ देव यहां का क्या था दोस्तों? शासक था। और इसके अंदर जो अलाउद्दीन है उसने ये क्या है, फिर से यहां पर अपना आधिपत्य कर लिया और यहां से भी जो चौहान वंश है उसको खत्म कर दिया। युद्ध की जानकारी पद्मनाथ के कानड़ देव प्रबंध से मिलती है। तो कानड़ देव प्रबंध किसका है दोस्तों? पद्मनाथ का है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर या जाबलीपुर होता है। और संस्थापक कौन है जालोर के चौहान वंश के? कीर्तिपाल चौहान है। वहां के अंतिम शासक कौन है जालोर के चौहान वंश के? कानड़ देव दोस्तों। अब एक नॉर्मल सी जानकारी और दे दूं आपको, क्योंकि इनसे बहुत बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है। चौहान वंश के प्रमुख संस्थापक कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले हमने शाकंभरी से शुरू किया था, तो शाकंभरी के कौन है? वासुदेव चौहान है दोस्तों। शाकंभरी के बाद दोस्तों हम आ गए थे अजमेर का है अजयराज। चलते हैं ऊपर, जालोर का कीर्तिपाल चौहान जो अभी अभी हमने देखा है। नाडोल के अंदर चौहान वंश बना था, तो वहां पर लक्ष्मण सिंह थे। रणथंबोर का भी हमने देखा गोविंदराज है जो पृथ्वीराज का बेटा है। सिरोही में लूम्बा देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक है। और हाड़ौती के अंदर देवा सिंह हाड़ा चौहान वंश का संस्थापक है। स्क्रीनशॉट ले लो इनका, जिनसे आसानी से एक बार फिर आप इनको पढ़ सको दोस्तों। यह है हमारे अजमेर का चौहान वंश दोस्तों। इतिहास की क्लास नंबर 4 के अंदर हमने आज पूरा कंप्लीट देखा। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो मित्रों, क्लास मत छोड़ना, जल्दी से कैसी लगी आज की यह आपको क्लास, जल्दी से। और जिन मित्रों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो और अपने सभी मित्रों के पास शेयर करो। अधिक से अधिक जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करो दोस्तों। संपूर्ण आपको जो फर्स्ट पेपर है वो इसी प्रकार यहां पर करवाया जाएगा दोस्तों।